जज, न्यायमूर्ति, जिन्हें न्याय की मूरत, इंसाफ का देवता कहा जाता है, अगर वही किसी अनुचित कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं तो जनता का न्याय पर से भरोसा उठना, न्याय के प्रति संदेह पैदा होने का खतरा रहता है, जिसको देखते हुए ऐसे मामलों में त्वरित एक्शन लिया जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, न्यायमूर्ति और जजों पर भी कई गंभीर आरोप लगते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कौन कौन से हैं वो न्यायमूर्ति जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, और ये भी बताएंगे कि इस देश में सबसे बड़ा और सम्मानजनक पद पाने वाले न्यायमूर्तियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जो दूसरों को उनके जुर्म की सजा सुनाते हैं, उनको कौन सजा देता है और किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये सवाल तब लोगों के मन में कौंधा जब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब अज्जले और सही नोट मिले और उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच का सामना करना पड़ रहा है। जब किसी न्यायमूर्ति पर जांच बैठती है तो सीधा कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले इस्तीफा मांगा जाता है। इस्तीफा ना देने पर राष्ट्रपति की आज्ञा से महाभियोग चलाया जाता है, जिसमें न्यायमूर्ति के खिलाफ 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। बहुमत मिलने के बाद पद से हटा दिया जाता है। साधारण रूप से कानूनी प्रक्रिया चलती है और आरोप सिद्ध होने के बाद आम व्यक्ति की तरह ही जेल भी जाना पड़ता है और निर्धारित सजा भी भुगतनी पड़ती है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से भी जांच के चलते न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही न्यायमूर्ति वर्मा को मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब कोई न्यायमूर्ति ऐसे किसी विवाद में फंसे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीशों को लेकर विवाद होते रहे हैं। किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो किसी पर यौन शोषण का। साल 1993 की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी साल 2019 में विवादों में आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व स्टाफ ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वैसे तो इन हाउस जांच में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, पर इसमें पारदर्शिता के अभाव के कारण आलोचना की गई थी। इसके बाद साल 2020 में सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सरकार की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सवाल उठे थे। इससे न्यायपालिका की स्वाधीनता पर भी चिंता जताई गई थी। साल 2011 में राज्यसभा ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को आर्थिक दुरुपयोग का दोषी पाया था और उनके खिलाफ उच्च सदन में महाभियोग भी शुरू किया गया था। हालांकि जब तक लोकसभा में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती, न्यायमूर्ति सेन ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से साल 2016 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागार्जुन रेड्डी पर दलित जज को निशाने पर लेने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। राज्यसभा के 61 सदस्यों ने उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि बाद में इनमें से 9 सदस्यों ने कार्रवाई के प्रस्ताव से अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए थे। किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को जेल भेजने का पहला मामला बंगाल में सामने आया था, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति CS कर्णन को न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने पर जेल भेज दिया गया था। उनको 6 महीने के लिए जेल भेजा गया था। जस्टिस कर्णन ने कॉलेजियम सिस्टम को निरंकुश करार दिया था। साल 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति JB पादरीवाला के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से जुड़े एक मामले में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हालांकि राज्यसभा के तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी को महाभियोग का नोटिस दिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर न्यायमूर्ति ने अपने फैसले से उस टिप्पणी को हटा दिया था। ये साल 2012 की बात है, जब कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भक्त वत्सल ने शारीरिक उत्पीड़न करने वाले पति से तलाक की अर्जी देने वाली एक महिला के मामले में टिप्पणी की थी कि सभी महिलाएं शादी में परेशानी झेलती हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर अपने ब्लॉग में टिप्पणी करने के कारण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने साल 2020 में अपने पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजनरी नेता बताकर पूरी न्यायपालिका के पक्षपातहीन होने पर विवाद खड़ा कर दिया था। फिर भूमि अधिग्रहण के एक मामले में सरकार के पक्ष में फैसला देकर उनको एक बार फिर न्यायिक पक्षपात के आरोपों का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ साल 2018 में विपक्षी पार्टियों ने न्यायिक दुर्व्यवहार के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का नाम प्रसाद मेडिकल कॉलेज के घूस मामले में लिए गए आरोपों में भी उछला था। साल 2018 में न्यायपालिका में एक जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार के पक्ष में मुख्य न्यायाधीश गलत ढंग से मामलों का आवंटन करते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई न्यायमूर्ति ही सवालों के कटघरे में या फिर आरोपों के चलते जांच का सामना कर रही हो। न्यायमूर्तियों से जुड़े मामले काफी संवेदनशील होते हैं। सोच समझकर इन मामलों में जांच कर फैसले पर पहुंचा जाता है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा मामले में भी सभी को न्याय का इंतजार है। जब न्यायमूर्ति वर्मा को मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। सभी इंसाफ की अब मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।